नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, खुशी की बात है कि आज से हम जो है लैब असिस्टेंट भूगोल, प्रयोगशाला सहायक भूगोल की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। मैंने एक रणनीति वाला वीडियो डाला था, बहुत सारे अभ्यर्थियों का रेस्पॉन्स ये आया कि सर आपने रणनीति वाला वीडियो तो डाल दिया, लेकिन यूट्यूब पर इसकी क्लासें ही नहीं मिल रही है, किसका कोर्स लें। तो मैंने सोचा क्यों गरीब जवान किसान के बच्चों को ठगने के लिए ये बताया जाए वो बताया जाए, उससे अच्छा है यहाँ पर यूट्यूब पे निःशुल्क क्लासेस शुरू कर दी जाए। तो ये पहल मैंने की है और मैंने इस एग्ज़ाम को नज़दीकी से देखा है, क्योंकि मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था। 6 महीने मैंने इसमें जॉब करी थी, उसके बाद रिजाइन देके मैं स्कूल लेक्चरर में सेलेक्ट हुआ था। तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ से सवाल बनते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, जीके वाला पोर्शन कहाँ से आता है, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए। तो जीके वाले के लिए बता दो कि अपने जो पुराने पेपर है उनकी सीरीज चल रही है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देखा करो। 80% आपका जो है सिलेबस जीके वाला पोर्शन का उसी से कवर हो जाएगा। 20% जो है उसको भी अपन यहाँ पे कवर करवाएंगे। सब्जेक्ट वाला मैंने रणनीति वाले वीडियो में स्पष्ट बता दिया है कि 11वीं और 12वीं का सिलेबस है, उसको हम रेगुलरली यहाँ पर करेंगे। आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से इसको हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा कोई एक आधा सवाल बाहर से आएगा तो उसके लिए भी अपन क्या है अलग से जो है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। साथ ही साथ जो है जैसे ही इधर से अपना ये सिलेबस शुरू होगा, ऐप में अपन टेस्ट सीरीज चला देंगे, तो यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे और ऐप में अपना मूल्यांकन करने के लिए लगातार अपन टेस्ट देते रहेंगे। तो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो बस उम्मीद है आपसे, आप मन लगा के पढ़ाई करोगे और अच्छी तरीके से समझोगे। तो देखिए भाई, आज जो अपनी पहली क्लास होने वाली है ये है भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। समाकलित का मतलब होता है सभी को इंक्लूड करते हुए पढ़ाने वाला विषय है। ये अपने साथ सभी विषयों को समावेश करके पढ़ने वाला विषय है। भूगोल के साथ अपन देखेंगे कि अन्य विषयों के क्या क्या संबंध है, कौन कौन से विषय के क्या संबंध है। भूगोल की शाखाएं देखेंगे, भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 11th और 12th के जो है किताबों की हेडिंग है, प्रत्येक यूनिट की हेडिंग है, प्रत्येक पार्ट की अध्याय की हेडिंग है और वही आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। 66 जो टॉपिक आपके दिए गए हैं वो यहीं से हैं भाई। ठीक है भाई, ये देखिए साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के साथ तो उपयोगी है ही। जो 60 सवाल आते हैं आपके स्कूल लेक्चरर में, स्कूल व्याख्याता एनसीईआरटी वाले पार्ट में, जो 11th और 12th का सिलेबस है उसमें से 60 सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी किताबें पढ़ना जो है आप लोगों के लिए थोड़े दूभर हो जाता है, ऐसे लगती है कि उसमें थ्योरी ज़्यादा है, फैक्ट कम है। तो बहुत ही सार रूप में आपके सामने इसको प्रस्तुत किया गया है। तो स्कूल व्याख्याता वाले एनसीईआरटी का पार्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं भूगोल को क्यों पढ़ते हैं। देखिए भूगोल को इसलिए पढ़ते हैं, उस चीज का अध्ययन करने के लिए पढ़ते हैं जिस पर अपन रहते हैं। हम देखिए धरातल पर रहते हैं, हम धरातल पर रहते हैं, इसके अध्ययन के लिए हम भूगोल पढ़ते हैं। हमारा पूरा जो जीवन है पूरी तरीके से इस धरातल के भौतिक वातावरण और संसाधनों पर निर्भर है। कहने का मतलब यह है भूगोल को क्यों पढ़ते हैं। भूगोल को इस धरातल के बारे में जानने के लिए पढ़ते हैं क्योंकि अपना जो जीवन है पूरी तरीके से इस धरातल के भौतिक वातावरण और संसाधनों पर निर्भर करता है। देखिए आदिम मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरीके से निर्भर था। पूरी तरीके से जो है पशु और पौधों पर जो है अपना आदिम मानव जो है निर्भर था। समय के साथ साथ क्या किया, मानव ने जो है तकनीकी विकास किया, तकनीकी का प्रयोग किया और इसमें थोड़े चेंजेस भी किए। भूमि जल मृदा का उपयोग कर कृषि की शुरुआत करी। शुरुआत में देखिए जो है कंदमूल से अपना जो है आदि मानव जीवन यापन करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने जो है तकनीकी विकास किया और इनमें इनका उपयोग करते हुए कृषि की शुरुआत करी। भोजन वस्त्र आवास आदि को पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया। मतलब क्या है, भूगोल क्यों पढ़ते हैं, एक तो जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं मतलब मानव आवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल है। ये आगे हम देखेंगे। इस धरातल का अध्ययन करने के लिए हम भूगोल पढ़ते हैं। अभी इसमें इस स्लाइड में इतना ध्यान रखना, क्योंकि एक भूमिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भूगोल है क्या। अब देखिए भूगोल क्या है। भूगोल क्या है, भूगोल शब्द की जो है उत्पत्ति है दो शब्दों से मिलकर होती है भाई। एक तो होती है जियो, एक होती है ग्राफिक्स। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिक्स का मतलब होता है वर्णन। अर्थ सामूहिक रूप से अभी हम देखें
तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। ये पृथ्वी जो है इसका वर्णन करना ही भूगोल है। हम जो पृथ्वी की सतह है इसके ऊपर ऊपर जो कुछ भी अध्ययन करते हैं वो क्या है? भूगोल है। भूगोल शब्द का प्रथम बार प्रयोग और इसी आधार पर जो है इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल के जनक कौन है? तो वो नाम आएगा इरेटोस्थनीज का। इनका देखिए काल भी आपको याद रखना है, ईसा पूर्व से समय का है। ईसा पूर्व का समय मतलब 276 से 194, उल्टा चलता है। 276 से 194, इसके बाद 93, 92, इस तरीके से ईस्वी सन 1 आएगा। उसके बाद जो अभी अपना वाला टाइम पीरियड चल रहा है वो शुरू होगा। तो ये कब की बात है भाई? कब की बात है? लगभग देखिए आपके कितने 225 के आसपास के पिछले, और अभी के कितने 2025 चल रहा है, तो आप टाइम इंक्लूड कर लीजिए। इतने समय पहले की बात है। एक यूनानी विद्वान थे, ये कहाँ के थे? यूनान के थे। तो यहां से क्या समझा? भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है जियो प्लस ग्राफिक्स बराबर इन दोनों शब्दों से मिलके होती है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और इसका जो है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड 276 से 194 ईसा पूर्व है। ये यूनान के रहने वाले थे। ठीक है भाई, दोनों स्लाइड आपके कंप्लीट होनी चाहिए, समझ में आ जाएगा, आपको आराम से आएगा, समझते हुए चलना है। और ये भूमिका वाला पार्ट है, ये भूमिका वाला पार्ट है। इसके बाद भूगोल और इजी इजी होता जाएगा। सबसे इजी लगना है ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट में, क्योंकि आप 11th और 12th में ये चीजें पढ़ के आते हैं और यही आपके सिलेबस में आती है। अब देखिए सरल भाषा में भूगोल की परिभाषा समझते हैं। भूगोल पृथ्वी के देखिए भौतिक और मानवीय लक्षणों का अध्ययन है। मतलब जो कुछ भी पृथ्वी पर भौतिक है और मानवीय लक्षण है, इन दोनों का अध्ययन या सामूहिक रूप से अध्ययन करना ही भूगोल है। गहरे अर्थों में भूगोल को कहा जाता है कि मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। अब देखिए ग्रह तो 8 है, पृथ्वी के अलावा भी 7 ग्रह है। अपन सूर्य से दूरी की तरफ देखते जाए तो बुध है, बुध के बाद कौन सा? शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, मंगल है जिन्हें पार्थिव ग्रह बोला जाता है, उसके बाद जो है आपके बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। तो ग्रह तो 8 है, लेकिन जो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन करता है। किस रूप में? कि इस पे मानव निवास करता है। तो मानव के निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो भूगोल की परिभाषा मेरे हिसाब से आपको स्पष्ट हो गई होगी कि मानव के निवास स्थान के रूप में जिस विषय में अपन अध्ययन करते हैं पृथ्वी का, वो भूगोल कहलाता है। अब देखिए भूगोल क्या अध्ययन करता है भाई? भूगोल क्या अध्ययन करता है? जो कुछ भी, सरल शब्दों में समझिए कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अपना शानदार सब्जेक्ट है ये। पृथ्वी की सतह की विविधता के बारे में यह अध्ययन करता है। पर्वतों का अध्ययन करता है, पठारों का अध्ययन करता है, मैदानों का अध्ययन करता है, कहाँ कहाँ पर रेगिस्तान है उनका अध्ययन करता है, जहां झीलें हैं उनका अध्ययन करता है, नदियों का अध्ययन करता है। मतलब जो कुछ भी भौतिक स्वरूप है, भौतिक लक्षण आपको दिखाई देते हैं, उन सभी का अध्ययन करता है आपका प्यारा सा भूगोल। देखिए मानव निर्मित तत्वों का भी अध्ययन करता है। पृथ्वी की सतह की विविधता का अध्ययन तो करता ही है, मानव द्वारा जो निर्मित तत्व है, सांस्कृतिक तत्व नजर आते हैं, उनका भी अध्ययन करता है। जैसे गांव हुआ, शहर, सड़कें, बाजार, बंदरगाह, रेल मार्ग। मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह की विविधता या भौतिक लक्षणों और मानवीय लक्षणों या मानव द्वारा निर्मित लक्षणों का जो है अध्ययन करता है। भौतिक व सांस्कृतिक घटकों के संबंधों की व्याख्या करने वाला अपना प्यारा सा सब्जेक्ट है। इनकी व्याख्या करता है, इनकी व्याख्या करता है, इनके आपस में संबंध की व्याख्या करता है। यही भूगोल का मुख्य बिंदु नजर आता है। आगे चलिए भाई, आगे देखिए भूगोल का अपने जीवन में क्या महत्व है या इस ग्रह की दृष्टि से क्या महत्व है। विविधता को समझना, मतलब कहां पर कौन सी चीज है। विविधता में एकता को समझता है, ये विविधता को समझता है कि कौन सी चीज कहां पर क्यों है। आगे हम देखेंगे कैसे, कहां और क्यों के जो सवालों के जवाब भी भूगोल देता है। विभिन्न भू आकृतियां, मौसम, संसाधन और लोग। अब देखिए इस विविधता को समझने के लिए भूगोल का अध्ययन करते हैं। विभिन्न भू आकृतियां, कहीं पर आप भारत की दृष्टिकोण से भी देख लीजिए तो पूरे भारत में भी क्या है, भू आकृतियां अलग अलग है। उत्तर में हिमालय, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान है। आप बात करोगे दक्षिणी भारत में तो विशाल पठारीय भाग है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे अपन बोलते हैं। एक तरफ पश्चिमी घाट है, एक तरफ पूर्वी घाट है और द्वीप समूह है। मतलब क्या है, विभिन्न भू आकृतियां हैं जिनका अध्ययन भूगोल में करते हैं। मौसम है, मौसम क्या है? अल्पकालिक वायुमंडलीय घटनाएं मौसम कहलाती है। दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय घटनाएं उसे जलवायु कहते हैं। तो मौसम के बारे में यह अध्ययन करता है। संसाधन,
की विविधता के बारे में अध्ययन करता है। और लोग, कहीं पर जनजाति निवास करती है, कहीं पर जाति निवास करती है, कहीं पर कैसे लोग निवास करते हैं, कहीं पर कैसे लोग निवास करते हैं। कई लोग जो है वनों में निवास करते हैं, कोई मैदानों में निवास करते हैं, कई पहाड़ों पर निवास करते हैं। मतलब सभी विविधता को समझने में यह महत्व प्रदान करता है। स्थान और समय के संदर्भ में घटनाओं को विश्लेषित करता है। विश्लेषित करता है भाई। स्थान और समय, कौन से स्थान की बात हो रही है और वो समय के साथ क्या उसमें बदलाव आया, इन तमाम चीजों का मतलब है भूगोल अध्ययन करता है। तो स्थान व समय के संदर्भ में घटनाओं को विश्लेषित करने वाला विषय है भूगोल। धरातल के ज्ञान में कुशलता, जैसे मानचित्र, ग्लोब, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग आपके भूगोल में किया जाता है और धरातल के ज्ञान को कुशलता से समझने में सहायता मिलती है। तो जैसे मानचित्रों का प्रयोग है, ग्लोब का प्रयोग। ग्लोब क्या है? एक शब्द आया ग्लोब। तो ये देखिए, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का पासपोर्ट साइज फोटो है। जैसे आपकी किसी फोरम पे चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज फोटो होती है, वैसे ही पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ये ग्लोब जो है एक वास्तविक छोटा प्रतिरूप है, जिसको अपन देख के समझ सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी है। मानचित्र जो है पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते, ग्लोब एकदम पृथ्वी का जो है शुद्ध रूप माना जाता है। आगे चलिए, भूगोल की बहुविषयक प्रकृति। बहुविषयक प्रकृति मतलब क्या है? ये अन्य विषयों को जोड़कर अपने साथ समाकलित करते हुए, अपने में समाहित करते हुए अध्ययन करता है प्यारा सा भूगोल। भूगोल अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक, भूविज्ञान, इतिहास, मौसम विज्ञान, अर्थशास्त्र, समुद्र विज्ञान, समाजशास्त्र, मृदा विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र। कहने का मतलब यह है कि अन्य विषयों को भी अपने अंदर समाकलित करते हुए अध्ययन करता है भूगोल विषय। भूगोल इन सभी विषयों से सूचना लेकर उनका विश्लेषण करता है, उनको अच्छी तरीके से जांचता है और धरातल की यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। तो सार इस स्लाइड का क्या है कि भूगोल की प्रकृति कैसी है? बहुविषयक है, ना कि एक विषय। मतलब अन्य विषयों को अपने अंदर समाहित करते हुए, समाकलित करते हुए यह अध्ययन करता है और इन चीजों का साथ में लेके, सभी से सूचना लेके विश्लेषण करता है और यथार्थता का, ये जो धरातल है इसकी यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का कार्य करता है प्यारा सा भूगोल। आगे चलिए भाई, आधुनिक तकनीकी विकास। अब देखिए, भूगोल में जो है कुशलता के प्रयोग के लिए, कुशलता लाने के लिए जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी धरातल का भाग है, उसकी यथार्थ स्थिति का पता करने के लिए जीआईएस का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर, कार्टोग्राफिक, संगणकीय मानचित्र निर्माण भूगोल में कुशलता लाने के लिए किया जाता है। मतलब आधुनिक तकनीकी का विकास भूगोल के अंदर किस तरीके से हुआ है? जीआईएस, कंप्यूटर, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग उपग्रह आधारित जानकारी प्रदान करता है भाई। तो जीआईएस किसी भी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए जीआईएस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर कार्टोग्राफी मतलब इसमें मानचित्र निर्माण का कार्य किया जाता है, कंप्यूटर आधारित मानचित्र का निर्माण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग ये उपग्रह आधारित जानकारी प्रदान करता है। ये सभी भूगोल के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विकास योजना का निर्माण करने के लिए तथा पर्यावरण के प्रबंध करने में सक्षम बनाते हैं। ये चीजें यदि किसी मानव में समाहित हो जाएगी, मानव जो है कुशलता से जो है भरपूर हो जाएगा, तो वो राष्ट्रीय विकास में योगदान देगा, योजना निर्माण में वो कुशल रहेगा और पर्यावरण प्रबंधन में सक्षम हो जाएगा। इन तमाम चीजों पर क्या है, मानव अपना ज्ञान बढ़ा लेगा। याद रखने के लिए पॉइंट्स अभी तक जो पढ़े हैं उनमें से कुछ चीजें और सार लेके मैं आया हूं, जैसे जियो प्लस ग्राफिक्स बराबर पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल शब्द के प्रथम प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इरेटोस्थनीज, और इन्हीं को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल अध्ययन किसका करता है? प्राकृतिक मतलब प्रकृति के तत्वों का प्लस सांस्कृतिक तत्व है, मतलब मानव निर्मित जो तत्व है उनका अध्ययन करता है। मतलब भूगोल की बात करें दो शब्दों में तो प्राकृतिक प्लस सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल बहुविषयक अध्ययन है, मतलब सभी विषयों को समाहित करते हुए अध्ययन करता है, सभी को समाकलित करते हुए अध्ययन करता है। आधुनिक उपकरण की बात करें तो भूगोल में जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और मानचित्र कला जो है इनका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, भूगोल का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और मानव प्रकृति का कैसा संबंध है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो भूगोल देखिए, क्षेत्र
ये भिन्नताओं का अध्ययन करता है। पहले भी एक स्लाइड में आया था, भूगोल जो है क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। मैंने कहा भारत जो है क्षेत्रीय दृष्टि से देखो तो अलग अलग जगह भिन्नता मिलेगी, तो इनका अध्ययन करता है भूगोल। क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत। भूगोल पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है। सॉरी, पृथ्वी पर जो है भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई देती है, जैसे भूमि, जलवायु, जनसंख्या, व्यवसाय, सभी जगह अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। भूगोल इसका अध्ययन करता है, वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करता है। तो सबसे पहली बात क्या आई, भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। भूगोल भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में जो भिन्नता दिखाई देती है उनका अध्ययन करता है। भूगोल इन भिन्नताओं का न केवल अध्ययन करता है बल्कि उनके पीछे कारण क्या है, इस कारणों का भी विश्लेषण करता है। और यही तो भूगोल का क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आता है। भूगोल स्पष्ट कारण बताता है कि ये भिन्नता इस कारण है, सांस्कृतिक भिन्नता हो चाहे भौतिक भिन्नता हो, ये स्पष्ट बताता है कि इन कारणों के कारण ये भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण जैसे फसलें हर प्रदेश में अलग क्यों होती है, इसका कारण स्पष्ट करता है भूगोल। क्या करता है कि मृदा जो है सब जगह अलग अलग है, कहीं पर लाल पीली मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है, कहीं पर लेटेराइट है, कहीं पर जलोढ़ है, कहीं पर पर्वतीय मिट्टी है। मतलब मृदा है, जलवायु कहीं पर अलग है, कहीं पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, कहीं पर शीतोष्ण है, कहीं पर शीत जलवायु है। बाजार की मांग कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। किसान की आय कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तकनीकी का प्रयोग कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। मतलब इन तमाम कारणों को विश्लेषित करता हुआ भूगोल अध्ययन करवाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा कि भूगोल के बारे में जो जानकारी है, जो दृष्टिकोण है, जो शुरुआती रूपरेखा है, जो भूमिका है, वो स्पष्ट नजर आ रही है कि भूगोल के अंतर्गत क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपके सिलेबस में भी यहाँ से सवाल बनेंगे। कार्य कारण संबंध। अब भूगोलवेता जो है तथ्यों की व्याख्या क्यों और कैसे के रूप में करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण न केवल समझाने में सहायक है बल्कि भविष्यवाणी करने में भी सहायक है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई काम क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा तो आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो कि आगे ऐसे होगा और इस कारण होगा। तो ये भविष्य करने में भी, भविष्यवाणी करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है भाई, आगे देखिए। तथ्य स्तर नहीं होते। भूगोल कहते हैं कि, भूगोल कहता है कि कोई भी तथ्य जो होते हैं वो स्तर नहीं होते बल्कि कैसे होते हैं, गत्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, गत्यात्मक होते हैं। मतलब सभी तथ्य भूगोल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, गत्यात्मक होते हैं। धरातल के भौतिक व मानवीय तथ्य समय के साथ क्या करते हैं, बदलते हैं भाई। मतलब जो भी भौतिक तथ्य है और मानव द्वारा निर्मित तथ्य है वो बदलते रहते हैं। समय के साथ उनमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है। भूतकाल में अलग थे, अभी अलग है, भविष्य में अलग होंगे, ये भूगोल कहता है। भूगोल परिवर्तन दो शक्तियों के कारण होता है भूगोल के अकॉर्डिंग। कब होता है, एक तो पृथ्वी के प्राकृतिक बदलाव। अरे मान लो आज जहां समुद्र है कहीं पर पहले क्या था, मरुस्थल था। आज जहां पर पहाड़ है वहां पर पहले गहरी खाइयां हो सकती है। तो मतलब क्या है, एक तो पृथ्वी के प्राकृतिक बदलाव के कारण जो है तथ्य बदलते रहते। दूसरा क्या है, मानव की सृजनात्मक गतिविधियां। अब मान लो जहां कहीं पहले वन थे वहां पर आपने सृजन करते हुए, नई कला का प्रदर्शन करते हुए आपने शहर बसा दिए। जहां पहले एकदम बंजर जमीन पड़ी रहती थी वहां आपने प्लांट लगा दिए, अलग अलग उद्योग धंधे खोल दिए। मतलब एक तो जो है मानव की सृजनात्मक गतिविधियों के कारण जो है परिवर्तन होता है तथ्यों में। दूसरा है पृथ्वी के प्राकृतिक बदलाव के कारण। तो ये दो चीजें जो है बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए, मानव और प्रकृति का संबंध। इन दोनों का संबंधों का अध्ययन ही तो भूगोल है भाई। आप देखोगे कि 12वीं में मानव भूगोल अलग से चलता है, भौतिक भूगोल चलता है आपके 11वीं में। तो ये क्या है, भूगोल मानव और प्रकृति का संबंधी तो है। इन संबंधों का अध्ययन ही भूगोल में किया जाता है। मानव व्यवहार पर्यावरण की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। तो देखिए मानव का व्यवहार क्या रहता है और पर्यावरण की प्रतिक्रिया क्या रहती है। जैसे संबंध कैसे स्पष्ट करते हैं, जैसे वस्त्र व खान पान। तो जहां पर जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां पर उसी प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे। कोई तुम में से ऐसा है क्या जम्मू कश्मीर में जाके बनियान में घूमेगा? नहीं होगा, क्योंकि मानव और प्रकृति के साथ संबंध स्पष्ट है। जहां सर्दी होगी वहां पर क्या है, ऊनी वस्त्र पहने जाएंगे।
कोट पहने जाएंगे। खान पान भी वैसा होगा जहां जिस प्रकार की जलवायु होगी। गर्म प्रकार की जलवायु है तो वहां पर खान पान अलग होगा, ठंडी जलवायु है तो वहां पर खान पान और वस्त्र अलग होंगे। आवास, जैसे स्थल रूप और जलवायु होगी वैसे ही आवास होंगे। जैसे इग्लू, कहाँ इग्लू घर बोलते हैं ना एस्किमो जनजाति का, तो वो कहाँ, जहां बर्फ गिरता है वहां पर उस प्रकार के आवास है। जहां गर्मी वाले क्षेत्र है वहां पर कैसे खिड़कियां ही खिड़कियों वाले मकान बनाए जाते हैं। तो जहां पर जिस प्रकार का स्थल रूप है, जलवायु है, उसी आधार पर आवास का निर्माण किया जाता है। ये मानव और प्रकृति के संबंधों को दर्शाता है। व्यवसाय, जिस प्रकार का संसाधन होगा उसी प्रकार का व्यवसाय वहां पर किया जाएगा। मतलब ये मानव और प्रकृति के संबंधों को स्पष्ट करता है। मानव ने 3 तरीकों से पर्यावरण को स्वीकार किया है। निश्चयवाद और संभववाद की चीजें चलती है, आगे हम देखेंगे कि मानव ने किस प्रकार किन 3 तरीकों के कारण पर्यावरण को स्वीकारा। पहला तो समझौता किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। दूसरा अनुकूलन किया है, यह आपकी किताब में है जैसे का जैसा दे रखा है। तीसरा है अपरिवर्तन, इस पृथ्वी में मॉडिफाई किया है और फिर इस पर्यावरण को स्वीकारा है। तो पहला समझौता, समझौते के कारण, दूसरा अनुकूलन के कारण, तीसरा अपरिवर्तन मतलब मॉडिफिकेशन जो है उसके साथ पर्यावरण को मानव ने स्वीकारा है। तो यहां तक चीजें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। आगे देखिए तकनीकी विकास की भूमिका। भूगोल में देखिए पर्यावरण पर निर्भरता को कम किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है पर्यावरण पर निर्भरता कम हुई है। जैसे कैसे, पहले अपन सोचते थे कि ठंड पड़ेगी, है ना, तो अपने को थोड़ी राहत मिलेगी। अब क्या है, तकनीकी का विकास हो गया तो पर्यावरण पर उतनी निर्भरता नहीं है। एसी, कूलर, पंखे चलते हैं, भले ही बाहर पर्यावरण में आपको वातावरण में गर्मी दिखाई दे लेकिन रूम के अंदर आप चिल्ड करके सोएंगे आराम से। मतलब क्या है, तकनीकी का विकास हो गया है, पर्यावरण पर मानव निर्भर कम हो गया है। श्रम को आसान कर दिया है। पहले एक डोर लगाने का मान था, ध्यान है, कम से कम 10 आदमी चीज था, और आज तकनीकी का विकास हो गया विकास, और जेसीबी आती है, खुदाई करके डोर लगा के चली जाती है, और अपन जो है जेसीबी की खुदाई देखते रहते हैं। मतलब क्या है, श्रम को आसान बना दिया है, उत्पादन व गतिशीलता को बढ़ाया है। गतिशीलता हर जगह आप देखते हो, चाहे गतिशीलता यातायात में भी ले लो, जहां पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने में 2 दिन लग जाते थे अपने दादा परदादाओं को, आज मात्र 20 मिनट में अपन पहुंच जाते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। उत्पादन में भी क्या है, वृद्धि हुई है, तकनीकी का विकास हुआ। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो 1966-67 हरित क्रांति, मतलब क्या है, उत्पादन में वृद्धि, एक नया युवा क्या थी, तकनीक थी, तकनीकी का विकास किया था, हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला और उत्पादन में वृद्धि हुई। उदाहरण, रेगिस्तान में ट्यूबवेल, पहले जैसे अपने बडेरे जो है पानी निकालते थे, पीने के लिए मुश्किल से निकाल पाते थे, खेती संभव नहीं थी। अब क्या है, ट्यूबवेल हो गए, खेती संभव हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगें, यातायात संभव हो गया है तकनीकी के कारण, पहले ये संभव नहीं था। तो तकनीकी विकास की जो है भूमिका ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आगे देखिए, बात करें मानवीकृत प्रकृति और प्रकृति प्रभावित मानव, मतलब किस तरीके से जो है मानव का प्रकृति के साथ संबंध है और प्रकृति का मानव के साथ संबंध है। किस तरीके से प्रकृति मानव से प्रभावित हुई है और किस तरीके से मानव प्रकृति से प्रभावित हुआ है। मैंने कहा मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन ही क्या है, भूगोल है। तो आपने मिट्टी बनाई, मतलब प्रकृति के द्वारा मिट्टी बनाई, तो मानव ने क्या कर दिया, कप बना दिया। प्रकृति ने रात्रि बनाई तो दीपक जला दिया, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया। हालांकि प्रकृति ने प्रभावित किया लेकिन मानव ने मॉडिफाई करते हुए सामंजस्य स्थापित कर लिया। यह दर्शाता है कि मानव प्राकृतिक संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करता है और अपनी पृथ्वी पर छाप छोड़ता है। मतलब पृथ्वी ने जो है मिट्टी दी लेकिन मानव ने जो है इन प्राकृतिक संसाधन रूपी मिट्टी का जो है रचनात्मक उपयोग करते हुए कप बना दिया, मतलब मॉडिफाई कर दिया और सामंजस्य स्थापित कर लिया। आगे देखिए भाई, क्षेत्रीय समाकलन, मतलब सभी जो क्षेत्र है उनको एकीकृत रूप में करते हुए भूगोल अध्ययन करवाता है। परिवहन, संचार, ये तृतीय सेक्टर के भाग है, आगे हम देखेंगे। केंद्रीय स्थलों के विकास से भिन्न भिन्न क्षेत्र एकजुट हो गए। इन सभी चीजों से जो है, जो पहले बिखरे हुए क्षेत्र थे एकजुट हो गए। परिवहन, संचार और केंद्रीय स्थलों के जब विकास हुए तो भिन्न भिन्न क्षेत्र एकजुट हो गए और इसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय समाकलन। भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के रूप में क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन करता है। संपूर्ण क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में आपके सामने यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलिए,
भूगोल के वैज्ञानिक पर्सन। भूगोल देखिए 3% करता है भाई। भूगोल कितने परसेंट करता है? 3% करता है। और यही जो है भूगोल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शाता है। और जो तीसरा पर्सन है खासकर ये वाला जो है भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्पष्ट करता है। पहला क्या है? यहां वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। कहां? पश्चिमी घाटों पे। क्या कारण है? क्यों होती है? क्योंकि यहां पहाड़ है और मानसूनी हवाएं टकराती है, जिसके कारण यहां पर बारिश होती है। क्या क्या होता है? कहां होता है? क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब भूगोल के पास है। और यही जो है जवाब है भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करता है। ये तीसरा जो प्रश्न है क्यों, हर चीज का क्यों, आपके भी मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जो पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, ये जो मानसून है ये पश्चिमी ढाल से टकराता है, पश्चिमी घाट से टकराता है और बारिश करता है। तो स्पष्ट कारण आपने यहां पर देखा है। तो भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में आप लोगों के सामने है। भूगोल का केंद्रीय क्षेत्र क्या क्या है? भूगोल के मुख्यतः जो अध्ययन बिंदु है वो क्या है? स्थानिक प्रतिरूप। स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन करता है कि कौन सी जगह कौन सा प्रतिरूप आपको स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है। तो स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। वितरण, जैसे आप देखते हो कि गेहूं का यहाँ पर वितरण है, वहां पर कपास का है, वहां पर मक्का का है, ऐसा वितरण क्यों है? इन चीजों का अध्ययन भूगोल में करते हैं। स्थिति, लोकेशन का अध्ययन करते हैं। कहाँ पर जो है कौन सी लोकेशन है, कौन सा भूखंड कहाँ पर स्थित है, कौन सा कहाँ पर है, इन चीजों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। मतलब स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन, वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण। मतलब कोई चीज वहां पर जो है केंद्रीकृत है, मतलब उसका वहां पर जमावड़ा ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है? ये सभी चीजों पर जो है भूगोल का केंद्रीय क्षेत्र आपको दिखाई देता है। स्थानिक प्रतिरूप, वितरण प्रणाली, स्थिति, लोकेशन और केंद्रीकरण, ये सभी चीजें जो है भूगोल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। भूगोल न केवल बताता है क्या और कहां, बल्कि ये भी समझाता है क्यों और कैसे। क्यों और कैसे का जवाब यदि किसी विषय के पास है तो वो है आपके भूगोल के पास। विज्ञान के पास भी है, लेकिन ये आपको पता चल गया होगा कि भूगोल समाकलित विषय है, सभी विषयों को अपने साथ समाहित करते हुए अध्ययन करता है। तो भूगोल का अध्ययन मुख्यतः देखिए स्थानिक प्रतिरूपों, वितरण, स्थिति और केंद्रीकरण पर केंद्रित होता है। इन चार चीजों का जो है अध्ययन भूगोल करता है और इसी में जो है लगभग भूगोल सिमट जाता है। भूगोल की समाकलनात्मक प्रकृति मतलब अन्य विषयों को अपने साथ समाकलित करते हुए भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। पूछा जाता है भूगोल विश्लेषणात्मक विषय या संश्लेषणात्मक विषय? तो संश्लेषणात्मक विषय है। विश्लेषित करने वाला नहीं बल्कि संश्लेषण करने वाला है, अन्य विषयों को अपने साथ समाहित करने वाला विषय है। ये दो प्रकार से संश्लेषण करता है, एक तो क्षेत्रीय संश्लेषण और एक कालिक संश्लेषण। मतलब समय के साथ संश्लेषण कर रहा है कि पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा। और क्षेत्रीय विश्लेषण संश्लेषण, क्षेत्रीय संश्लेषण करता है, मतलब सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए अध्ययन करता है। तो दो प्रकार से संश्लेषित करता है भूगोल विषय, एक तो क्षेत्रीय संश्लेषण, दूसरा कालिक संश्लेषण। तो यहां से क्या निकल के समझ में आया आप लोगों के कि भूगोल कैसा विषय है? संश्लेषणात्मक विषय। किस तरीके से संश्लेषण करता है? क्षेत्रीय संश्लेषण और कालिक संश्लेषण करता है। भूगोल का दृष्टिकोण कैसा होता है? समग्रात्मक। समग्रात्मक, सभी को एकत्रित करने वाला जो है दृष्टिकोण होता है। 4 सवाल यहां से निकल के आ रहे हैं। सवाल इसी प्रकार से आते हैं लैब असिस्टेंट के सब्जेक्ट में। हर आपका जो अध्याय है वहां से किसी ना किसी प्रकार से सवाल बनाई लेते हैं। बाकी जो है इसके अगल बगल की सारे भी फैक्ट है वो आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगी, जो आपको ऐप पर बहुत जल्द मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से जाके, जो है गोल गुरु अकेडमी जो है उस नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके रखना। और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, जो लैब असिस्टेंट से संबंधित अभ्यर्थी है, तो जरूर जुड़ जाएं। और हमारा प्रयास रहेगा कि रेगुलर इसकी क्लास लगती रहे। और टेलीग्राम जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ज्योग्राफी से संबंधित वो आपको मिलती रहेगी। तो भूगोल का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? समग्रात्मक है। ये दो प्रकार से संश्लेषण करता है, क्षेत्रीय संश्लेषण और कालिक संश्लेषण, क्योंकि भूगोल खुद कैसा विषय? संश्लेषणात्मक विषय है। आगे देखिए भूगोल का उद्देश्य क्या है। भूगोल के उद्देश्य की बात करें तो पृथ्वी पर जो विभिन्न तत्वों को है उनको स्थानिक
और कालिक स्थान के रूप में, समय के रूप में समझना और जोड़ना है कि कौन से समय में क्या घटनाएं हुई, कौन सा स्थान क्या मैटर करता है। इन चीजों को जो है समझने और जोड़ने में, समय और स्थान को साथ में जोड़ता हुआ भूगोल अध्ययन करता है। इनको समझने में ये भूगोल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज, पर्यावरण, तकनीकी विकास के संपर्क बिंदुओं की पहचान करना भी क्या है, भूगोल का उद्देश्य है भाई। किस तरीके से, देखिए समाज पर्यावरण को प्रभावित करता है, तकनीक इन दोनों को प्रभावित करती है, इनके विकास के संपर्क बिंदुओं की पहचान करता है। कैसे? समाज देखिए इस पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये भूगोल में जानने का विषय है। तकनीक जो है पर्यावरण और समाज को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, मतलब इस समाज को पर्यावरण पर जो है थोड़ी आधारित कम रहने का कार्य तकनीकी ने किया है कि ज्यादा जो है आप इस पर निर्भर ना रहे। तो ये जो है विकास के संपर्क बिंदुओं की पहचान करता है कि किस तरीके से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। आगे देखिए भूगोल की शाखाएं। अब देखिए कोई भी पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है तो इसकी अनेक शाखाएं होती है, अनेक शाखाएं होती है। तो ये जो अपना विषय है इसमें भी अनेक शाखाएं आपको देखने के मिलेगी। भूगोल एक अंतर्विषयी विषय है। भूगोल का संबंध अनेक प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से है भाई। भूगोल अंतर्विषय मतलब दूसरे विषयों को जोड़कर पढ़ने वाला विषय है। कम से कम 10 बार ये चीज बता दी है। इसलिए भूगोल की अनेक शाखाएं हैं। जिस विषय से भी भूगोल संबंध रखता है वो एक अलग शाखा के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाएगी, जो विषय वस्तु या क्षेत्रीय आधार पर विभाजित होते हैं। आगे देखिए भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम। उपागम का मतलब है भूगोल पढ़ने के तरीके। एक बार पानी पी लेता हूं मैं। देखिए भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम। भूगोल पढ़ने के 2 तरीके। सिंपल सी भाषा में समझिए कि भूगोल 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो कैसे, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक। ये 2 नाम याद रखना, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। इसका विषय वस्तु भी एक अन्य नाम है। सामान्य उपागम या सामान्य भूगोल भी इसका एक और नाम है। सिंपल सी भाषा में समझिए, क्रमबद्ध में क्या होता है, कोई एक तत्व ले लेते हैं, कोई एक तत्व ले लेते हैं और उस तत्व का अध्ययन वैश्विक स्तर पर किया जाता है। जैसे आपने जलवायु ले ली या वनस्पति ले ली, तो विश्व के संदर्भ में जलवायु का अध्ययन करेंगे या वनस्पति का अध्ययन करेंगे। फिर किसी महाद्वीप की दृष्टि से अपन जलवायु या जो है वनस्पति का अध्ययन करेंगे। फिर नीचे से नीचे चलेंगे, महाद्वीप के बाद में किसी देश की जलवायु देखेंगे, किसी राज्य की देखेंगे, किसी जिले की देखेंगे, किसी तहसील की देखेंगे, किसी गांव की देखेंगे, किसी क्षेत्र की देखेंगे। मतलब एक तत्व आपने ले लिया, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, कुछ भी ले लिया, और उसका जो है वैश्विक स्तर पर अध्ययन जो है क्रमबद्ध भूगोल में किया जाता है। भूगोल पढ़ने का दूसरा तरीका देखिए, आप एक तरीके से तो भूगोल को पढ़ते हो कि ठीक है मैं जलवायु पढ़ूंगा। जलवायु कोपेन ने जो है विश्व स्तर पर जलवायु के क्या वर्गीकरण बताए, तुलनात्मक अध्ययन वो कर लिया। भारत की जलवायु किस तरीके की बताइए, वो कर लिया। राजस्थान की जलवायु बताइए, वो कर लिया। मतलब आपने एक बिंदु लिया जलवायु, आपने विश्व की जलवायु पढ़ ली, भारत की पढ़ ली, राजस्थान की पढ़ ली और किसी क्षेत्र की पढ़ ली। वो तो हो गया क्रमबद्ध। अब क्या करोगे, प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या है कि मैं तो पहले राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ूंगा या विश्व की ज्योग्राफी पढ़ूंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ूंगा, पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ूंगा, राजस्थान की जलवायु पढ़ूंगा, राजस्थान की मिट्टी पढ़ूंगा, राजस्थान के खनिज पढ़ूंगा, राजस्थान की फसलें पढ़ूंगा। मतलब एक प्रदेश के सारे तत्वों का अध्ययन, जैसे किसी एक क्षेत्र के सभी तत्वों का अध्ययन किसमें किया जाता है, प्रादेशिक उपागम में किया जाता है। दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं। एक तत्व लिया, उसका पूरे विश्व के संदर्भ में अध्ययन करना क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम कहलाता है। दूसरा भूगोल पढ़ने का तरीका यह है, कोई एक क्षेत्र लिया और उसके सारे बिंदुओं का अध्ययन करना ही प्रादेशिक उपागम कहलाता है। अब देखिए यहां से सवाल तो एक तो इस तरीके का बनेगा, दूसरा जो है क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जो है टाइम पीरियड ये रहता है
प्रादेशिक उपागम के जनक जो माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं कार्ल रिटर। कौन माने जाते हैं? कार्ल रिटर। दोनों में समानता एक ये नजर आती है कि दोनों की जो मृत्यु है 1859 ईस्वी में होती है। गांधी जी के पैदा होने के शायद 10 साल पहले की ये बातें हैं। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब क्या है? विवाद, दो मत होना द्वैतवाद कहलाता है। दो मत होना ही क्या कहलाता है? द्वैतवाद कहलाता है। जैसे पक्ष, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, प्रारंभिक दृष्टिकोण और विकसित दृष्टिकोण। ये देखिए इनके बीच में क्या है? विवाद हो गया, दो मत हो गए। दो मत हो गए। भौतिक भूगोल में क्या है? प्रारंभ में भूगोल सिर्फ प्रकृति पर आधारित था, ये प्रारंभिक दृष्टिकोण था। लेकिन द्वैतवाद आया कि प्रकृति ही सब कुछ है। विकसित दृष्टिकोण आया, इसमें प्रारंभ में भूगोल सिर्फ प्रकृति पर आधारित था और इसने कहा कि क्या है? प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन मानव भूगोल आया, मानव भूगोल ने क्या कहा? बाद में मानव की सक्रिय भूमिका को समझा गया और मानव प्रकृति का अंग व सृजनात्मक शक्ति रखता है, मतलब इसमें परिवर्तन करने की योग्यता रखता है। ये द्वैतवाद उभर के सामने आया भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का। ये प्रारंभिक दृष्टिकोण, ये विकसित दृष्टिकोण। मतलब क्या है कि एक निश्चयवाद, दूसरा संभववाद। एक ने कहा कि प्रकृति सब कुछ है, दूसरे ने कहा प्रकृति सब कुछ नहीं है, मानव उसमें सृजनात्मक दृष्टि से परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। मतलब दो दृष्टिकोण हो गए, ना कि एक। तो दो दृष्टिकोण हो गए, मतलब विवाद की स्थिति हो गई और दो पक्ष होते ही उसे क्या बोलते हैं? द्वैतवाद बोलते हैं। आप लोगों के लिए एक जो है गृह कार्य है कि द्वैतवाद के जनक किसे माना जाता है, बताना है कमेंट बॉक्स में, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। लाइक और शेयर करके ये बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। अब देखिए भूगोल के क्षेत्र, हम यहाँ पर 17 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। मतलब अलग अलग विषयों के साथ भूगोल जब मिलकर पढ़ता है या सभी विषयों को अपने साथ समाकलित करता है तो वो क्या कहलाते हैं? भूगोल के क्षेत्र कहलाते हैं। जो आपका सिलेबस है वही भूगोल का क्षेत्र है। जो भी आपका सिलेबस है वही भूगोल के क्षेत्र है। जैसे यहां से चलिए भाई, यहां से चलिए, यहां से चलिए। जल विज्ञान का मतलब समुद्र विज्ञान, तो आपके समुद्र विज्ञान जो है ओशियनोग्राफी आपका सिलेबस है। मृदा भूगोल, मिट्टी आपका सिलेबस है। पादप भूगोल सिलेबस है। प्राणी भूगोल सिलेबस है। अब देखिए कहां से कैसे समझना है। आगे देखिए मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल। अब देखिए याद कैसे रखना है। समुद्र होगा मतलब पानी होगा और साथ में मिट्टी होगी। पानी होगा और मिट्टी होगा मतलब समुद्र विज्ञान और मृदा विज्ञान। जब पानी होगा, मिट्टी होगा तो पादप अपने आप उत्पन्न होंगे। पादप अपने आप उत्पन्न होंगे मतलब पादप भूगोल। अब ये जब पादप होंगे तो प्राणी भी होंगे, वरना इनके बिना तो जीवित नहीं रहेंगे। तो प्राणी में जो है पशु, पक्षी, मानव, ये सारे आ जाएंगे और मानव भी आएगा, मतलब मानव भूगोल है। और इनका एक क्या है? इनको जीवित रहने के लिए एक पर्यावरण भी चाहिए, एक वातावरण भी चाहिए, मतलब पर्यावरण भूगोल। तो कितने आपको याद हुए? समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान मतलब पानी और मिट्टी, उसके बाद पादप आए, पादप हो गए तो प्राणी होंगे और मानव होंगे और इनके लिए एक पर्यावरण होगा। और ये जो कुछ रचना करेगा मानव, मतलब सांस्कृतिक दृष्टिकोण कुछ ना कुछ बनाएगा, तो सांस्कृतिक भूगोल। और उस पर चिंतन करेगा, उस पर चिंतन मनन करेगा, थॉट करेगा, वो भौगोलिक चिंतन हो जाएगा और एक वो समाज के रूप में रहेगा, मतलब सामाजिक भूगोल हो जाएगा। और इसका कुछ न कुछ इतिहास है पहले का, मतलब ऐतिहासिक भूगोल हो जाएगा। और जो लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो राजनीति तो करेंगे ही ना, तो राजनीतिक भूगोल हो गया। और बहुत सारे क्षेत्र में रहेंगे तो उनकी जनगणना भी करनी पड़ेगी, उनको देखना भी पड़ेगा, मतलब जनसंख्या भूगोल हो गया। और कुछ ना कुछ वो आर्थिक क्रियाएं भी वहां पर रहेंगे तो करेंगे ही करेंगे, मतलब आर्थिक भूगोल हो गया। और भूगोल में जब वो आर्थिक भूगोल मतलब कुछ ना कुछ व्यापार वाणिज्य वगैरह करेंगे तो हिसाब भी लगाएंगे, पैसे भी आएंगे। तो भूगोल में परिमाणात्मक परिवर्ती मतलब कुछ ना कुछ परिमाण निकाल के लाएंगे और हिसाब किताब करने के लिए गणित का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ में खगोलीय विज्ञान मतलब ऊपर का जो ब्रह्मांड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सारी चीजें होगी कहां पर? ये भू आकृतिक प्रदेश पर होगी, मतलब पूरा जो भू आकृतिक प्रदेश है उस पर ये होगी। और इस सभी को देखने के लिए जलवायु है भाई। क्या है? जलवायु है। तो ये सारे के सारे जो 17 क्षेत्र है वो आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। वापस देख लीजिए, समुद्र होगा, मृदा होगी तो पादप आएंगे, पादप होंगे तो प्राणी और मानव होगा, मानव होगा
पादप होंगे, प्राणी होंगे, तो इनका एक पर्यावरण होगा, पर्यावरण होगा, मानव होगा, मतलब मानव होगा तो कुछ ना कुछ रचना करेगा, मतलब सांस्कृतिक भूगोल, और वो चिंतन करेगा, भौगोलिक चिंतन, उनका एक सामाजिक परिवेश होगा, मतलब सामाजिक भूगोल, और इनका कुछ इतिहास होगा, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीति करेंगे, राजनीतिक भूगोल, और कुछ लोग वहां रहेंगे तो उनकी गणना भी होगी, मतलब जनसंख्या तो रहेगी, जनसंख्या भूगोल, ये कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधियां करेंगे, मतलब आर्थिक भूगोल, ये कुछ ना कुछ परिमाण निकाल के लाएंगे, तो परिमाण आत्मक परिविधि, और जब हिसाब किताब लगाएं तो गणित का भी इसमें प्रयोग होगा, और खगोल को भी देखेंगे, ब्रह्मांड को भी देखेंगे, और ये सारी चीजें भू आकृतिक प्रदेश पर होगी, और इसकी एक जलवायु भी होगी। तो ये क्षेत्र है भाई भूगोल के, यहां से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भूगोल का क्षेत्र नहीं है, तो ये जो है 17 क्षेत्र आपको याद करना है। आगे देखिए भूगोल की शाखाएं। अब देखिए जो कुछ भी आपका सिलेबस है वही ये शाखाएं हैं। कैसे? भौतिक भूगोल, 11वीं की जो किताब है भौतिक भूगोल, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो भू आकृति विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, एक जलवायु विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, एक जल विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, एक मृदा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये चारों चीजें पढ़नी पड़ेगी, और ये भौतिक भूगोल का सिलेबस है, और यही भूगोल की शाखाएं हैं। ठीक है भाई। अब उसके बाद देखते हैं सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मतलब थोट, थोट में क्या करोगे? एक तो भौगोलिक चिंतन करोगे, मानव पारिस्थितिकी, भू व मानव पारस्परिक क्रिया, मतलब आपस में जो अंतर संबंध है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ये आ गया आपके दर्शन शास्त्र। दूसरी शाखा कौन सी है? दर्शन शास्त्र, जिसमें भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। पूछा जाता है कि भौतिक भूगोल की कौन सी उपशाखाएं हैं, कौन सी नहीं है, दर्शन शास्त्र की कौन सी उपशाखाएं, कौन सी नहीं है। विधि व तकनीकी, तकनीकी का प्रयोग मतलब मानचित्र का निर्माण होगा। मात्रात्मक तकनीकी मतलब गणित का प्रयोग होगा भूगोल में। क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि जो आप करते हो प्रैक्टिकल भूगोल में, वो होगा किसमें आएगा? विधि व तकनीकी में। और भू सूचना, भूमि की सूचना भी आपको, जैसे जीआईएस, जीपीएस और एलआईएस, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक मिनट, हेलो, मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ आपको। देखिए भाई, उसके बाद है मानव भूगोल। एक शाखा कौन सी है? मानव भौतिक, मतलब भूगोल की देखिए शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर देख रहे हैं हम। पहली हो गई भौतिक, दूसरी दर्शन शास्त्र, तीसरी तकनीकी या विधि, चौथी मानव। ये भी आपके 12वीं में किताब चलती है, ये 11वीं में चलती है, ये भी आपके चलता ही है भाई। तो देखिए भौतिक भूगोल की उपशाखाओं में भू आकृतिक, जलवायु, जल और मृदा, आप सिलेबस उठा के देख लेना, यही सिलेबस मिलेगा। उसके बाद दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन को पढ़ेंगे, और मानव व पृथ्वी जो है उसके पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है इसमें। विधि व तकनीकी में मानचित्र कला का उपयोग, गणित का उपयोग, क्षेत्रीय सर्वेक्षण मतलब प्रैक्टिकल, और भू सूचना मतलब भूमि के बारे में सूचना देने वाला, एक तो जीआईएस, एक जीपीएस और एलआईएस। अब देखिए मानव भूगोल में क्या क्या देखते हैं। मानव भूगोल में मतलब उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिका, उसकी ऐतिहासिक भूमिका, उसकी जनसंख्या और अधिवास मतलब बस्ती, और राजनीतिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, ये मानव भूगोल में पढ़ा जाता है। सवाल यहीं से घुमा के दे देता है, निम्न में से मानव भूगोल की उपशाखा है। 3 इधर से देंगे, 1 इधर से। निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखाएं या उपशाखाएं नहीं है? 3 इधर से, 1 इधर से देंगे, यहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझते हुए चलना है। मानव भूगोल की उपशाखाओं में सामाजिक व सांस्कृतिक, जनसंख्या व अधिवास, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या और सामाजिक। अब देखिए जनसंख्या या बस्ती को 2 भागों में बांटा गया है भाई, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय, एक ग्रामीण और नगरीय, ये गए इसके 2 पार्ट। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक में देखिए कृषि को इंक्लूड किया गया है, पर्यटन को इंक्लूड किया गया है, उद्योग धंधों को इंक्लूड किया गया है, व्यापार व परिवहन को शामिल किया गया है, इनकी अवसंरचना को शामिल किया गया है, और सेवाओं को मतलब तृतीय सेक्टर को जो है शामिल किया गया है। तो ये आर्थिक क्रियाओं के सारे भाग आ गए। अब देखिए भूगोल और जीव विज्ञान, इन दोनों के अंतरापृष्ठित, दोनों के मिलन से एक नई शाखा है जो आपके सामने आती है, जैसे पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। ये सारी चीजें जो है ये अंतरापृष्ठ जीव विज्ञान और भूगोल के मिलन से आती है। तो ये है भाई भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं।
आगे चलिए भाई। जीआईएस, जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये भौगोलिक सूचना तंत्र है। जो क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष की जानकारी प्रदान करता है। ये एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो किसी भी स्थान की लोकेशन के बारे में बताता है। मतलब भूस्थानिक डाटा को संग्रहित करता है, उनका विश्लेषण करता है और आपके सामने प्रदर्शित करता है। मानचित्र, भूमि उपयोग, जल स्रोत आदि में इसका जो विश्लेषण करने में उपयोग होता है। क्या है? ये किसी भी भूस्थानिक या लोकेशन को प्रदर्शित करता है, वहाँ से डाटा संग्रहित करता है, उनका विश्लेषण करता है, प्रदर्शन करता है। इनका उपयोग मानचित्र में, भूमि उपयोग में, जल स्रोतों में, इन जगह विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है भाई, जीआईएस समझ में आया। उसके बाद जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये वैश्विक स्थान निर्धारण तंत्र है। अरे बोलते हो ना आप कि मेरी गाड़ी तू उस गांव का कह कर ले गया तर उस गांव जाके आया, तो वो बोलेगा कैसे पता चला? कि भाई मैंने जीपीएस लगा रखा है, मुझे पता है कि तू कहाँ गया था, कहाँ पर रुका था और कहाँ पर नहीं रुका था। ये एक उपग्रह आधारित है। वो किस पर आधारित है? कंप्यूटर आधारित है। ये एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति, लोकेशन बताती है। इसका उपयोग मोबाइल नेविगेशन, नेवी वाले लोग करते हैं, सेना में किया जाता है। मतलब लोकेशन का पता लगाने के लिए जीपीएस का उपयोग किया जाता है। तो जीआईएस और जीपीएस दोनों की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी, पूछा जाता है। LIS, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, भूमि सूचना तंत्र। ये क्या है? ये एक विशेष प्रकार का जीआईएस होता है जो भूमि से संबंधित, लैंड से संबंधित सूचनाएं, जैसे भूमि रिकॉर्ड, रजिस्ट्री हो, स्वामित्व हो आदि को संग्रहित और विश्लेषित करता है। मतलब उस भूमि पर किसका स्वामित्व है, उसकी रजिस्ट्री और उसका भूमि रिकॉर्ड, इन तमाम चीजों को संग्रहित और विश्लेषित करने का कार्य कौन करता है? LIS करता है। आगे देखिए भाई, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। पहले किसके आधार पर देखी थी? क्रमबद्ध आधार पर देखी थी। अब देख रहे हैं प्रादेशिक आधार पे। तो प्रादेशिक आधार पे देखिए, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब किसी भी क्षेत्र का अध्ययन, उस प्रदेश का अध्ययन। एक तो बड़े स्तर पर करेंगे, मतलब स्थूल प्रादेशिक अध्ययन। फिर मध्यम स्तर पर करेंगे, जैसे भारत है, पूरे भारत का अध्ययन करेंगे, पूरे उसको खोल के प्रत्येक राज्य का अध्ययन करेंगे। फिर सूक्ष्म, मतलब उस राज्य के जिलों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रादेशिक अध्ययन होता है। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं की यदि बात करें तो पहला प्रादेशिक अध्ययन मतलब क्षेत्रीय अध्ययन, पहले सबसे बड़े क्षेत्र का अध्ययन, फिर मध्यम क्षेत्र का अध्ययन, फिर सूक्ष्म क्षेत्र का अध्ययन। मतलब पहले किसी देश का अध्ययन, फिर उसमें से किसी राज्य का अध्ययन, फिर उसमें से एक राज्य लेकर उसके जिलों का अध्ययन। ये हो गया प्रादेशिक अध्ययन। तो ये भूगोल की शाखा है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। दूसरा है प्रादेशिक विकास, किस तरीके से विकास का दृष्टिकोण रहता है उसका अध्ययन किया जाता है, उस प्रदेश का विश्लेषण किया जाता है, उस प्रदेश की योजना के बारे में चर्चा की जाती है, जैसे देश या ग्रामीण योजना, शहरी योजना। तो प्रादेशिक योजना को भी दो भागों में बांटा गया है। ये जो शाखाएं हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर आपके निर्धारित की गई है। आगे चलिए, भौतिक भूगोल और इसका महत्व है। आपके जो 11वीं का जो है एक आपकी किताब है, बुक है, उसका नाम क्या है? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक घटकों, जैसे भू आकृतिक प्रदेश, आपका सिलेबस है भौतिक भूगोल शाखाओं में देखा ना, क्रमबद्ध के हिसाब से भौतिक भूगोल पहली शाखा देखी। तो उसमें आपने देखा भू आकृतिक, जलवायु, जलमंडल, मृदा, ये चार चीजें आई थी उसके उप शाखाओं में। मतलब भू आकृतिक प्रदेश, लैंड किस प्रकार है उनके बारे में अध्ययन, जलवायु कैसी है, दीर्घकालीन वायुमंडलीय घटनाएं जलवायु कहलाती है, मतलब जलवायु का अध्ययन, भू आकृतिक अध्ययन, जलमंडल का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? अरे आपके एक तो होता है स्थलमंडल, एक होता है जलमंडल, एक होता है वायुमंडल। अब देखिए इन तीनों में जहां जहां पर, आगे आराम से देखेंगे, जहां पर जीवन संभव, जहां पर जीवन संभव उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल। अरे वायुमंडल का वो भाग, स्थल मंडल का वो भाग, जल मंडल का वो भाग जहां पर जीवन संभव है, उस सभी को मिलाकर जो बनेगा वो होगा जीवमंडल। और चारों ओर से घेरा हुआ जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिमंडल। चारों ओर का घेरा परिमंडल, मतलब 5 मंडल अपन देखते हैं का अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे देखिए मुख्य अध्ययन क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र है? जैसे भूमंडल में क्या देखेंगे अपन? भू आकृतियां हो गई,
पर्वत, मैदान, पठार, नदियां, उच्चावच। उच्चावच क्या होता है? पृथ्वी पर जो भी कुछ उठा हुआ धसा हुआ भाग है वो उच्चावच कहलाता है। जैसे प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हो गए? महाद्वीप और महासागर। जो उठा हुआ भाग है वो महाद्वीप कहलाएगा, जो धसा हुआ भाग है वो महासागर कहलाएगा। तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। उच्चावच का मतलब है पृथ्वी सतह पर जो कुछ भी उठा हुआ भाग और धसा हुआ भाग है उच्चावच कहलाता है। सारा भूगोल इसी उच्चावच पर आधारित है। या तो हम भूगोल में ऊंचा उठा हुआ भाग पढ़ेंगे या धसा हुआ भाग पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। तो ये क्या है? भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अब देखिए वायुमंडल में क्या देखोगे आप? तापमान देखेंगे। आगे हम देखेंगे जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा, वायुदाब भी घटता जाएगा। पवन है, ये भी हवा जो है अपने नीचे ज़्यादा मिलेगी, ऊपर कम मिलेगी। वर्षा जो होती है, सौरमंडल की घटनाएं होती है, जलवायु के प्रकार, इन तमाम जो चीज़ें हैं इनका अध्ययन आपके वायुमंडल में होगा। जलमंडल में अपन देखेंगे महासागर, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, किसकी गहराई ज़्यादा है, कहाँ पर जो है खारा पानी अधिक है, कहाँ पर कम है, कौन से महासागर की क्या मतलब उपयोगिता है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय सागर देखेंगे, झीलें देखेंगे। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन है, सबसे बड़ी मीठे पानी की सुपीरियर है। तमाम झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जल चक्र का अध्ययन करेंगे और भूमि के जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवमंडल में देखिए वनस्पति के बारे में अध्ययन होगा, जीव जंतु के बारे में होगा, पारिस्थितिकी, प्राचाल और खाद्य श्रृंखला, इन तमाम चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। अब मृदा की बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, मुख्य भूमिका क्या समय निभाता है, या चट्टान का जो चूर्ण होता है या चट्टान का अपक्ष निभाता है, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। उर्वरकता के बारे में अध्ययन करेंगे, मृदा की क्या प्रोफाइल रहती है, उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की जाएगी। इन तमाम चीज़ें जो है ये भूगोल के मुख्य अध्ययन क्षेत्र कहलाते हैं। आगे देखिए मानव जीवन में भूगोल की क्या उपयोगिता है। भू आकृतियां जैसे मानव गतिविधियों का आधार, जैसे मैदानों में कृषि करता है, मतलब मैदान कृषि के काम आता है। पठारों में खनिज निकलता है, पर्वतों में वन और नदियां यहाँ से निकलती है। जैसे पूरा जो आपके सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये आपके पर्वतों से तो निकल के आ रहा है, हिमालय से निकल के आ रहा है। मतलब जो है भू आकृतियां मानव जीवन में बहुत उपयोगिता साबित करती है। जलवायु जैसे आवास में किस प्रकार की जलवायु उस प्रकार का आवास होगा। वस्त्र, भोजन, कृषि, पशुपालन, उद्योग पर गहरा प्रभाव डालती है जलवायु। अब जैसी जलवायु होगी वैसे ही उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित होंगे, वैसे ही पशुपालन होगा, वैसे ही कृषि होगी, वैसे ही भोजन होगा, वैसे ही वस्त्र होगा, वैसे ही आवास होगा। वर्षा, वर्षा देखिए कृषि को प्रभावित करता है, जल संसाधन को प्रभावित करता है और जल धारकों का रिचार्ज करने में भी जो है प्रभाविता प्रदर्शित करता है। समुद्र जैसे मत्स्य पालन, खनिज संसाधन जैसे मैग्नीज, न्यूडल्स, इन चीज़ों के बारे में जो है उपयोगिता सिद्ध करता है। मृदा कृषि की नींव प्राकृतिक व सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। आगे देखिए आधुनिक संदर्भ में भूगोल, भौतिक भूगोल का महत्व की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन व प्रबंध करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भौतिक भूगोल क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करता है और उनके प्रबंध की दृष्टिकोण रखता है कि किस प्रकार से इनका प्रबंध योजना अपन कर सकते हैं। मानव पर्यावरण संबंधों की समझ को यह दर्शाता है। पारिस्थितिकी असंतुलन व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां जो आती है उनके बारे में ये आपको स्पष्ट करता है और सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन निभाता है। ठीक है भाई, तो आधुनिक संदर्भ में भौतिक भूगोल का ये महत्व जो है आप लोगों के सामने आता है। अब देखिए दो जो है कोटेशन या दो परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है, एक तो रिचर्ड्स हार्टसॉन के द्वारा और दूसरी दी गई है आपके अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा। तो अल्फ्रेड हेटनर ने क्या दी है और रिचर्ड हार्टसॉन ने क्या दी है, दोनों देख लेते हैं, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनेगा। भूगोल का उद्देश्य क्या है? धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना ही क्या है? भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो एक शब्द यहाँ पे पकड़ के रखना है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता। अपन ने देखा था प्रादेशिक आधार पर जो भूगोल की शाखाएं थी उनमें पहला ही था प्रादेशिक भिन्नता, या किस तरीके से अपन उस प्रदेश का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े के आधार पर। तो क्षेत्रीय भिन्नता हार्टसॉन, अब कैसे समझोगे? हार्ट मतलब दिल, सभी का समान होता है क्या? सभी का अलग अलग होता है, सभी का दिल अलग होता है, किसी का हमेशा दुखी रहता है, किसी का खुश रहता है, कभी कोई गम में रहता है तो कभी कोई खुशी में रहता है। मतलब क्या है? हार्ट, दिल हमेशा किसी का भी समान नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता मतलब हार्टसॉन, भिन्नता शब्द आ गया, कौन सी भिन्नता? क्षेत्रीय या प्रादेशिक भिन्नता, रिचर्ड्स हार्टसॉन। याद रखना, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये देखो कारण ढूंढता है, कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन, कारण ढूंढता है। आप भी किसी से नफरत करते हो, मतलब हेट करते हो, तो कारण ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो, या बिना कारण ही किसी से नफरत करने लग जाओगे? मान लो आप मेरे से नफरत कर रहे हो
तो या तो हो सकता है मैं आपको गलत पढ़ाऊं या आपको अच्छा नहीं पढ़ाऊं, तो कोई ना कोई कारणात्मक जो रूप है वो सामने आएगा। बिना किसी कारण के कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी से हेट नहीं करेगा। तो हेटनर से आप कैसे याद रखोगे? कारणात्मक रूप से। तो रिचर्ड हार्सोन से त्रिभिन्नता और कारणात्मक रूप जो है अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है भाई, तो ये था आज का अपना पहला अध्याय, पहला शुरुआती जो है सेशन था। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस तरीके से आपकी जो है ये समझ में आया है इसके बारे में भी ज़रूर बताना। बाकी जुड़े रहे अपने साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।